Hello everyone, welcome to the another class of clinical toxicology. In today's class we are going to see about the caustics, that is inorganic acids and alkali. Actually जो है caustics में inorganic acids भी आते हैं और organic acids भी आते हैं including alkalis, मगर हमारे सिलेबस में ऑर्गेनिक एसिड्स नहीं है तो हम अभी उनको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे. सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इनऑर्गेनिक एसिड्स. सो इन द सब्सिक्वेंट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द अल्कली. हाउएवर जो इसका क्लासिफिकेशन है वो हम एक ही में देखेंगे और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम अल्कली के बारे में डिस्कस करेंगे. तो हम आज का टॉपिक चालू करते हैं. तो कॉस्टिक क्या है, राइट? These caustics are the substance which are corrosive and burning in nature. ये ऐसे सब्सटेंस है ना जो जहां पे कांटेक्ट में आते हैं, स्पेशली हमारे टिश्यू के कांटेक्ट में आते हैं, ह्यूमन टिश्यू के, लाइव टिश्यू के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये कोरोसिव एक्शन दिखाते हैं और एक टाइप की बर्न इंजुरी कर देते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉस्टिक्स बोलते हैं. पहले क्या होता था ना कि जितने भी अल्काली है उनको कॉस्टिक्स में रखते थे, मगर धीरे धीरे ना एसिड्स को भी इनमें रखना चालू कर दिया. तो इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है ये हमको बता रहा है कि ऑल कॉस्टिक्स आर हाईली इंजुरियस लोकली एंड प्रोड्यूस बर्न्स ऑफ वेरियस सिवियरिटी एंड इंटेंसिटी. तो जो ये कोरोसिव है ये बेसिकली बर्न टाइप की इंजुरी कर रहे हैं, कोरोसिवनेस कर रहे हैं, और ये बहुत सीवियर होता है और इसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है, राइट? वी माइट हैव सीन सम अनफॉर्चुनेट केसेस ऑफ एसिड अटैक्स एंड ऑल. तो हम वहां से इसको समझ सकते हैं कि ये कितना डेंजरस होता है. तो इस बैकग्राउंड के साथ हम आज जो है ये इनऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में डिस्कस करते हैं. तो जो इन एसिड्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस है कि ये कैसे इंजुरी करते हैं ह्यूमन टिश्यू को, तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे. दैट इज मैकेनिज्म ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड्स. तो ये जो इनऑर्गेनिक एसिड्स है इनकी मैकेनिज्म क्या है कि जो ये इंजुरी कराते हैं ना, बर्न जैसी इंजुरी करा रहे हैं या फिर जो कोरोसिव इंजुरी करा रहे हैं, ये बेसिकली 3 फेजेज में करा रहे हैं. पहला आता है एक्यूट इन्फ्लेमेटरी फेज, जो 1 हफ्ते तक रह सकता है, अप टू 7 डेज. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द वेस्कुलर थ्रोम्बोसिस. जो अपने वेसल्स होते हैं ना उसमें थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन हो जाते हैं, हिमोलाइसिस होना चालू हो जाता है, सेलुलर नेक्रोसिस हो जाता है, डायरेक्ट सेलुलर इंजुरी एग्जिट करता है. एक्सेसिव हीट भी प्रोड्यूस होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से, जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलुलर नेक्रोसिस हो जाता है. देन नेक्रोटिक म्यूकोसा स्लॉ मतलब क्या होता है? सब पापड़ी जैसे निकल जाते हैं, जैसे हमारा वुंड हीलिंग रहता है ना, वुंड हीलिंग के टाइम पे एक ऊपर से कास्ट ऑफ निकलता है. तो ऐसे ही स्लॉ मतलब क्या होता है ना कि जो टिश्यू है, नेक्रोस टिश्यू है, वो टिश्यू के ऊपर से ऐसे कास्ट निकलना चालू होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्लॉज. बाय द 3rd and 4th डे एंड अल्सर फॉर्म्स. तो उसके बाद क्या होता है? सीवियर अल्सर बन जाते हैं. अल्सर्स मतलब होता है कि लॉस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ टिश्यू, कोई भी टिश्यू की अपनी जो कंटिन्यूटी है अगर वो लॉस हो जाती है तो हम अल्सर बोलते हैं. फिर इसका दूसरा फेज आता है. दूसरा फेज जनरली 1 से 2 हफ्ते तक रह सकता है. द स्लॉड एरिया ऑफ म्यूकोसा शोज एविडेंसेस ऑफ फाइब्रोप्लाजिया. तो वहां पे क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा एंजियोजेनेसिस होना चालू हो गया, वुंड हीलिंग होना चालू हो गया, तो इसको हम बोलते हैं फाइब्रोप्लासिया एंड फ्रेश ग्रेनुलेशन अकर, राइट? तो जो वुंड हीलिंग का प्रोसेस है वो चालू हो जाता है. हमने पैथोफिजियोलॉजी के वुंड हीलिंग में ये सारी चीजें पढ़ी हुई है. तो जो ये ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्म होता है, फिर धीरे धीरे वहां पे कोलाजन आना चालू होता है. तो जो ग्रेनुलेशन टिश्यू है उसको कोलाजन रिप्लेस करना चालू होता है. तो ये जो प्रोसेस है इसमें ऑलमोस्ट 1 हफ्ते का टाइम लग जाता है. ये जो प्रोसेस है इसमें ऑलमोस्ट कितना टाइम लग जाता है? 1 हफ्ते का टाइम लग जाता है. और इसका जो है ना, जब ये हफ्ता भर खत्म होते होते आता है ना, जो ऑर्गन होता है वहां पे हीलिंग तो चालू होती है और वहां पे हमको परफोरेशन देखने को मिलता है. जो भी टिश्यू पे एसिड का एक्सपोजर हुआ है वो टिश्यू परफोरेशन हो जाता है. परफोरेशन मतलब क्या होता है? उसका जो कंटिन्यूएशन है वो डिसकंटिन्यूटी हो जाता है, राइट? तो ये जो परफोरेशन है ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, एक्यूट कंडीशन है. तो ये सिवियरिटी को भी बताता है और प्रोग्नोसिस भी इसमें इतना अच्छा नहीं रहता है. और जो ये हीलिंग प्रोसेस है वो भी काफी टाइम लेता है परफोरेशन होने के बाद में. फिर इसका जो 3rd स्टेज है वो स्टेज आता है, दैट इज क्रोनिक साइकेट्राइजेशन फेज. तो ये जो साइकेट्राइजेशन फेज है ये जनरली 2 हफ्ते के बाद आता है. तो ये क्या होता है ना, इसमें स्कार बनना चालू होते हैं. कोई भी इंजुरी होती है ना वहां पे स्कार बनना चालू होता है. तो जहां पे बर्न इंजुरी हुई थी ड्यू टू एसिड्स, वहां पे जो ये सबम्यूकोजल लेयर है या फिर जो मस्कुलर लेयर है जहां पे टिश्यू में ये कांटेक्ट में आया होगा, उसके अगल बगल से
कुछ एडिशनल टिश्यू आके स्कार जैसा फॉर्मेशन बनना चालू होता है, जिसको हम बोलते हैं साइकेट्राइजेशन, और ये 2-3 हफ्ते के बाद होता है, तो इसीलिए हम इसको क्रोनिक साइकेट्राइजेशन बोल के कैरेक्टर करेंगे। तो ये हो गया हमारा डिफरेंट फेजेज हो गए जहां पे हमारा एसिड बहुत सारे इंजुरी कर रहा है। वो कैसे इंजुरी कर रहा है वो सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी, और इसका जो डिटेल्ड मैकेनिज्म है वो हम देखेंगे। ये तो हो गया हमारा फेज के बारे में हो गया। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कितने कितने टाइप के एसिड्स हैं और अल्काली है, उनके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। तो ये जो इरिटेंट है ये हमने एसिड के कैटेगरी में रखे हैं। तो ये इनमें हम एसिड को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, वीक इरिटेंट मतलब वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको हम बोलते हैं कोरोसिव। कोरोसिव मतलब क्या है, डायरेक्टली जब टिश्यू में जाते हैं तो बर्न जैसा इंजुरी करा देते हैं, उसको हम बोलते हैं कोरोसिव। तो वीक में जनरली क्या होगा ना, कोई भी एसिड अगर वो बहुत डाइल्यूट में है, उसका कंसंट्रेशन कम है, तो वो वीक एसिड के फॉर्म में आएगा और वो वीक इंजुरी करेगा, इरिटेशन करेगा। जैसे एसिटिक एसिड 5 से 10% हो गया, अमोनियम नाइट्रेट, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेस देन 5% कंसंट्रेशन में हो गया, फॉस्फोरिक एसिड अगर कंसंट्रेशन 35% या उससे कम है, फिर ऐसे अमोनियम सल्फेट, ये सारे कहाँ पे आते हैं, वीक इरिटेंट्स में आते हैं। टेक्स्ट बुक में हमको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे, हम 2-3 इसमें से याद कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो जो फिर हमारा स्ट्रॉन्ग इरिटेंट्स में आता है, वहां पे एसिटिक एसिड, सेम एसिटिक एसिड अगर इसका कंसंट्रेशन 10 से 50% तक पहुंच जा रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग इरिटेंट्स का काम करता है। ऐसे ही बोरिक एसिड, बोरिक एसिड जनरली घर में भी लोग बहुत यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स के लिए, रोडेंट्स को भगाने के लिए भी ये यूज होता है। फिर आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर इसका कंसंट्रेशन 5 से 10% में आता है। फॉस्फोरिक एसिड मोर देन 35% कंसंट्रेशन में आ रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड अगर लो कंसंट्रेशन में आ रहा है, और नाइट्रिक एसिड्स हो गए, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में आते हैं। ऐसे कोरोसिव मतलब जो डायरेक्टली बर्न कर देते हैं, एकदम इंटेंस बर्न कर देते हैं, इनकी कंसंट्रेशन और ज्यादा होती है। एसिटिक एसिड जैसे 50% से ऊपर के कंसंट्रेशन में हो गया। बोरिक एसिड भी अगर हाई कंसंट्रेशन में है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड 10% से ऊपर है, फॉस्फोरिक एसिड 60% से ऊपर है, ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड अगर 10% के ऊपर के कंसंट्रेशन में है, तो ये एसिड ना डायरेक्टली बर्न इंजुरी टाइप का करा देते हैं, जिसको हम कोरोसिव एक्शन बोलते हैं, तो जिसकी वजह से टिश्यू को हार्म होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए एसिड्स के। ऐसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम अल्काली के देखते हैं, हाउएवर अल्काली हम दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एसिड अल्काली साथ में आते हैं, तो हम उनको यहाँ पे एक बार लिस्ट कर देंगे। जैसे अल्काली में कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉस्टिक पोटास, ये जो है ये सारे अल्काली के एग्जाम्पल हैं जो हमारे टिश्यू को इंजुरी कराते हैं। एनीवे अल्काली हम दूसरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे, हाउएवर एसिड अल्काली साथ में थे तो मैंने यहाँ पे इनके बारे में बता दिया। तो एक्चुअली ये जो इनका एक साइंटिफिक मैकेनिज्म रहता है ना, एक अंडरलाइंग मैकेनिज्म रहता है, वो आगे तो हो गई फेज की बातें कि धीरे धीरे जो अपना इंजुरी है वो कैसे प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे जो इसका एक्चुअल मैकेनिज्म है वो कैसे होता है वो यहाँ पे बताने की कोशिश करी गई है। तो इसका मैकेनिज्म क्या है कि दे आर पोटेंट डेसिकेंट। डेसिकेंट मतलब क्या होता है ना, हमारा जो टिश्यू है, सेल्स है ना, उनमें से जो मॉइस्चर है, जो फ्लूइड है, जो वाटर कंटेंट है, उसको एकदम से निकाल देता है। उसके बाद क्या होता है ना, जैसे हमारे सेल में से कहीं से एकदम से वाटर एब्रप्टली निकल जाता है, तो वहां पे वो क्या होता है, कोएगुलेशन नेक्रोसिस होना चालू होता है। टिश्यू में या सेल में क्या होता है, कोएगुलेशन नेक्रोसिस। ये टर्मिनोलॉजी हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी याद करना है। कोएगुलेशन नेक्रोसिस, एसिड जहां पे आया वहां पे क्या होता है, कोएगुलेशन नेक्रोसिस। जितने भी हमारे प्रोटीन्स है या फिर बाकी जो भी सेलुलर कंपोनेंट्स है, टिश्यू के कंपोनेंट्स है, वो सारे कोगुलेट हो जाएंगे और वो डायरेक्टली डेथ हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर का जो भी मॉइस्चर कंटेंट है वो सारा निकल के खत्म हो गया है। एंड देयर इज अ स्टार फॉर्मेशन। इस स्टार को क्या बोलते हैं, स्लॉग। तो ये एक पापड़ी जैसा बन जाता है, विच एज अ सेल्फ लिमिटिंग इफेक्ट मिनिमाइजिंग द फर्दर डैमेज। इसको हम कैसे समझेंगे ना, जैसे यहाँ पे मेरा ये टिश्यू है, टिश्यू के ऊपर मानो कि इपिथेलियल लेयर है, फिर सबम्यूकोसल लेयर है, फिर मस्कुलरिस लेयर है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा ना, जैसे यहाँ पे एसिड की इंजुरी होगी, यहाँ पे इंजुरी कर देगा, तो यहाँ पे इतना इंटेंस हीट निकलेगा ना, जिसकी वजह से क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली बर्न हो जाएगा। तो जैसे ये बर्न होगा तो क्या होगा ना, ये जो है सेकेंड लेयर भी जल जाएगा। तो जैसे जैसे ये डीप जाता रहेगा, यहाँ पे जो ये टिश्यू नेक्रोज हो रही, मर जा रही है, वो एक अपना एक लेयर छोड़ती है, जो ये डेड टिश्यू का एक लेयर है, वो लेयर ऐसे छोड़ देती है। तो जैसे जैसे ये लेयर बनता जाएगा, जो इसका ये डैमेजिंग इफेक्ट, कोगुलेशन नेक्रोसिस इफेक्ट है, ये अंदर के टिश्यू में इतना नहीं जा पाएगा, मतलब ये सेल्फ लिमिट कर देगा अपने को। इसीलिए एसिड इंजुरी है वो सरफेस में तो बहुत ज्यादा दिक्कत करती है, मगर इसकी डीप इंजुरी इतना नहीं होती अगर ये वीक इरिटेंट है। एनीवे अगर कोरोसिव कंसंट्रेशन में है तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, राइट। तो ये हो गया इसका
स्टार फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट। होप यहाँ पे आपको ये स्टार फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। द थर्मोकेमिकल और एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज पोस्टुलेटेड टू कॉज द चार्ज, क्योंकि ये जो एसिड्स है ये बहुत हाईली डेसिकेंट है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं, पोटेंट हीट निकालते हैं, इसीलिए बर्न जैसी इंजुरी कर रहे हैं, मेकिंग एसिडिक इंजुरी एज अ सेल्फ लिमिटिंग इंजुरी। मगर यहाँ के बीच में क्या हो रहा है, स्टार्च फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो ये कांटेक्ट है टिश्यू के साथ में वो कम हो जा रहा है इस लॉ के वजह से, इसीलिए ये सेल्फ लिमिटिंग इन नेचर भी रहता है। फिर इंजेक्शन ऑफ एसिड कॉजेज मोर डैमेज टू द स्टोमक, ये हमको याद करना है। अगर कोई ओरल रूट से एसिड को पी जाता है तो जो ये अपना स्टोमक है वहां पे इसका डैमेज ज्यादा रहता है, इसोफिगस में कम रहता है, क्योंकि जो इसोफिगस है, इसोफिगस में स्क्वामस एपिथेलियल रहते हैं और वो जनरली रेसिस्टेंट रहते हैं, कंप्लीटली रेसिस्टेंट तो नहीं रहते हैं, लार्ज रेसिस्टेंट तक रेसिस्टेंट रहते हैं, किससे, एसिड से। तो कभी कभी ऐसा भी माना जाता है कि जो ये एसिड्स है ना, ये एसिड्स एकदम फास्ट से स्टोमक में चले जाते हैं, कांटेक्ट पीरियड कम रहता है, इसीलिए भी कम इंजरी होती है, ऐसा भी किसी लोगों का मानना है, कुछ हद तक वो भी हो सकता है। मगर क्या है ना कि जो ये एसिड्स है इसका स्टोमक में इंजुरी ज्यादा है, इसोफेगस में कम है, जबकि हमको अल्काली में जस्ट उल्टा देखने को मिलता है। अल्काली में जो है इसोफेगस के रिलेटेड बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जबकि स्टोमक में इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हमको देखने को नहीं मिलते। कंपैरेटिव वे में मैं बोल रहा हूँ, कॉम्प्लिकेशन तो आते हैं मगर कंपेयर टू द इसोफेगस स्टोमक में कम आते हैं। कहाँ पे, अल्काली में। जबकि एसिड्स में क्या हो रहा है, स्टोमक में ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, इसोफेगस में थोड़ा कम कॉम्प्लिकेशन आ रहा है इंजेक्शन की फॉर्म पे, राइट। ये हो गया अपना मैकेनिज्म। फिर हम देखेंगे कि इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है, राइट। हम क्लिनिकल फीचर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आई का एक्सपोजर हुआ है एसिड्स के साथ, किसी मुंह पे चले गया, स्प्लैश हो गई, या फिर लैब पे काम करते टाइम पे मिसहैंडलिंग हो गया, तो वो टाइम पे क्या क्या हो सकता है। तो पेन होगा, स्वेलिंग होगा, कॉर्नियल इरोजन्स हो सकते हैं, ब्लाइंडनेस हो सकता है, और नेजल रीजन पे आया है तो नेजल इरिटेशन, नेजल कंजेशन, नाक से पानी बहना, राइनोरिया, ये सारी चीजें हमको देखने को मिल सकती है। ऐसे अगर ओरल एक्सपोजर हुआ है, उसको पिया गया है या ओरल रूट से इंजेक्शन हो गया है, तो उसका जो फ्यूम है उसकी वजह से नेजल अल्सरेशन, जब वो उसको पिया जा रहा है तो वो टाइम पे ओरोफेरिंग्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसोफेगस बर्न्स हो जाते हैं, म्यूकोजल नेक्रोसिस हो जाता है, टूथ इरोजन हो जाती है, उसका जो इनामेल है वो इरोजन हो जाता है, स्पेशली जो साइट्रिक एसिड है उसकी वजह से आगे अगर हाई कंसेंट्रेशन में है तो कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, प्लूराइटिक चेस्ट पेन, पल्मोनरी एडिमा, हाइपोक्सेमिया, तो ये सारी चीजें आ सकती हैं। सीवियर बर्न हो सकता है, इंटेंस थर्स्ट लग सकता है अगर हाई कंसेंट्रेशन में पिया है तो, वोमिटिंग हो सकता है, और जो स्टोमक के म्यूकस लाइनिंग है उसका जो लेयर है वो प्रिसिपिटेट होके वोमिटिंग में आ सकता है। तो टंग स्वेलिंग हो जाएगा, सॉक सिंड्रोम्स देखने को मिलेगा, रेनल फेलियर हो जाएगा, स्टोमक इंजुरी हो जाएगा, परफोरेशन हो जाएगा, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। ये हम बात कर रहे हैं हायर कंसेंट्रेशन की। ये अगर हायर कंसेंट्रेशन है, ये कंपेरेटिवली लो कंसेंट्रेशन की हम बात कर रहे थे। ये अगर बहुत एक्सेसिव हायर कंसेंट्रेशन में है तो एक्सेसिव हायर कंसेंट्रेशन में क्या हो जाएगा, टंग स्वेलिंग, सॉक सिंड्रोम, रेनल फेलियर, स्टोमक इंजुरी, परफोरेशन होकर एसिड बाहर निकलेगा तो पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, और डीप डाउन जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाएगा। फिर स्टेनोसिस, फिसुला, मतलब जितने भी ऑर्गन है वो स्ट्रक्चर्स होना चालू हो जाएंगे, और जो हम कल्पना कर सकते हैं एसिड से क्या क्या होगा, वो सारी इंजुरी हमको देखने को मिल सकती है। तो हम एसिड इंजुरी हुई कि नहीं हुई उसको हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। पहले तो हिस्ट्री रहेगी कि आदमी एसिड कंजम्पशन करके आया है, अगर नहीं भी है तो हम साइन एंड सिम्टम्स को देखेंगे कि वहां पे कोगुलेशन, नेक्रोसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ऊपर जो हमने क्लिनिकल फीचर्स डिस्कस करे वो है कि नहीं है। फिर स्टेन्स इन द क्लोथ, अगर एसिड्स लिया गया है, इंजेक्शन है, तो उसकी वजह से कपड़े में भी एसिड गिरा होगा, तो उसमें हम अगर कुछ बेस के ड्रॉप्स डालेंगे जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, तो वहां पे बबल फॉर्मेशन होगा, इफरवेसेंस फॉर्मेशन होगा, तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे एसिड इंजुरी हुई है। या फिर लिटमस टेस्ट करेंगे तो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये एसिड की इंजुरी है। तो इस तरीके से हम इस इंजुरी को डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो ये तो हो गई डायग्नोसिस की बात। अब हम देखेंगे कि इस एसिड इंजुरी को हम मैनेज कैसे करते हैं, राइट। तो अभी हम एसिड इंजुरी को मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो चीजें देखेंगे। तो अगर आई एक्सपोजर है तो हम डिकॉन्टामिनेशन करेंगे। अभी डिकॉन्टामिनेशन कैसे करना है, कोपियस वाटर लेके आना है, राइट, इरिगेशन करना है बहुत देर तक, 15 मिनट से लेके आधा घंटा तक। नॉर्मल सलाइन तो नॉर्मल सलाइन से धोना है, नहीं तो रनिंग वाटर से कंटिन्यूसली धोते रहना है।
एसिड की इंजरी हुई, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको अल्काली से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करें, ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो हम उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश ना करें, कंटिन्यूसली वॉश करते रहें और एसिड को डाइल्यूट करते रहें, उसको इरिगेशन करते रहें, तो जो उसका इफेक्ट है वो कंपेरेटिवली धीरे धीरे डाइल्यूट होता ही जाता है। ऐसे ही अगर डर्मल एक्सपोजर भी है तो हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, डिकॉन्टामिनेट करते रहेंगे, वॉश करते रहेंगे, एसिड जितना भी उसको हम डाइल्यूट करेंगे बाय मेथड ऑफ इरिगेशन। अगर ओरल एक्सपोजर है तो फिर दिक्कत है, राइट। ओरल एक्सपोजर अगर लार्ज डोज में है और कंसंट्रेशन लार्ज डोज मतलब इन द सेंस की 20-30 ml से ज्यादा है तो वो लार्ज डोज ही कहा जाता है एसिड के केस में, राइट। ओरल एक्सपोजर है तो डाइल्यूशन हम कर सकते हैं। हम डाइल्यूट क्या करेंगे, अगर मिल्क है तो मिल्क से करना अच्छा माना जाता है, नहीं तो हम वाटर से डाइल्यूट करेंगे। कितना वाटर तक पियेंगे, 250 ml ही हम पियेंगे, या फिर बच्चा है तो 15 ml पर केजी के हिसाब से हम उसको दे देंगे। मगर हम ज्यादा डाइल्यूट करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम ज्यादा फ्लूइड देंगे तो वहां पे वोमिटिंग होने के चांसेस होती है। और जो ये एसिड कंटेंट अगर बाहर निकलता है तो इसोफेगस को भी बर्न करेगा और बकल कैविटी को भी बर्न करेगा। एनीवे हमारे स्टोमक में कुछ तो म्यूकस प्रोटेक्शन है, मगर अपने इसोफेगस में और बकल कैविटी में ये सारा प्रोटेक्शन नहीं है, तो जिसकी वजह से अगर वोमिटिंग होगी तो दिक्कत होगी। इसीलिए इसके मैनेजमेंट में वोमिटिंग और गैस्ट्रिक लवाज कंप्लीटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड भी होता है। एमेसिस कंप्लीटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। एक्टिवेटेड चारकोल का इतना कोई यूज नहीं है, राइट। अगर हमको डाइल्यूशन करना है, अगर मिल्क अवेलेबल है तो मिल्क हम प्रीफर कर सकते हैं, नहीं है तो हम वाटर से भी इसको डाइल्यूट कर देंगे या उसको इरिगेट कर देंगे। और सुक्राल फेट हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि सुक्राल फेट एक प्रोटेक्टिव बैरियर कर देता है हमारे स्टोमक और ड्यूडेनल रीजन में, जो अपना एसिड डायरेक्टली इंजुरी करेगा, इंजुरी करेगा, नेक्रोसिस करेगा, उसको कम कर सकता है। हाइपोटेंशन हो रहा है तो हम डोपामिन देंगे 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से। नहीं हो रहा है तो फिर हम नॉरएपिनेफ्रिन पे भी स्विच कर सकते हैं 0.5 से लेके 1 माइक्रोग्राम पर मिनट में। अगर बच्चा है तो उसका कंसंट्रेशन हम कम रखेंगे, 0.1 माइक्रोग्राम पर मिनट के हिसाब से हम बच्चे को नॉरएपिनेफ्रिन दे सकते हैं, ताकि उसका ब्लड प्रेशर जो है मेंटेन होता रहे। फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड बहुत पहले यूज किया जाता था, आज के डेट में लोग बोलते हैं कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करना इतना अच्छा नहीं है। तो फर्स्ट डिग्री बर्न है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड को नहीं यूज करना चाहिए। पहले क्या बोला जाता है, अगर सेकंड डिग्री बर्न है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो उसके कॉम्प्लिकेशन से स्ट्रिक्चर जैसे चीजें हैं उसको कम करते हैं, तो वहां पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। हाउएवर अभी के एविडेंसेस बोलते हैं कि कहीं कोई स्टडी ने दिखाया है कि कुछ फायदा है, किसी ने बोला है कि नहीं है, तो इट्स ओनली डिपेंड ऑन दी जजमेंट ऑफ द ट्रीटिंग फिजिशियन। तो बेसिकली यहाँ पे आज के डेट में जो भी एविडेंसेस है नहीं देना चाहिए, ऐसा बोलते हैं मेजोरिटी लोग। अगर थर्ड डिग्री बर्न है तो वहां पे हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे या ना दे, तो स्ट्रिक्चर तो होता ही है मेजोरिटी केसेस में, तो वहां पे भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने का इतना कोई फायदा नहीं है, ऐसा आज के ऑथर लोग बोलते हैं। तो ये एक कंट्रोवर्शियल चीजें हैं कि हम उसको यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते एसिड एंड अल्काली पॉइजनिंग में। तो उसका फायदा होगा नहीं होगा ये तो हमको नहीं मालूम, मगर उसका एक नुकसान है, अगर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड उसको कंटिन्यूसली देते रहेंगे तो उसका जो है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। अगर हमको कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना है तो फिर हम प्रेडनिसोलोन या डेक्सामेथासोन दे सकते हैं, जैसे 1 से 2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रेडनिसोलोन, या फिर 0.1 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से डेक्सामेथासोन हम दे सकते हैं। अगर इसको इनहेलेशन हुआ है, फ्यूम्स ज्यादा गए हैं, इनहेल गए हैं, लैब में काम कर रहा था, कंटिन्यूस एक्सपोजर हो गया, एसिडिक इनहेलेशन हुए हैं, तो हम डिकॉन्टामिनेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम रेस्पिरेटरी डिकॉन्टामिनेशन, फ्रेश एयर में जाएंगे, और अगर चीजें बहुत ज्यादा एक्सपोज हो गई तो हम इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन में लेके जाएंगे। फिर उसको हम वेंटिलेशन कर देंगे, 100% ऑक्सीजन दे देंगे, एंडोट्रैकियल इंटुबेशन रिकमेंडेड है, उसको हम वेंटिलेशन में लेके जाएंगे। फिर बीटा-2 एगोनिस्ट दे सकते हैं ताकि जो ब्रोंकस है वो डायलेट होके अच्छे से वेंटिलेशन बना रहे। अगर क्या बोलते हैं, इसका एक्सपोजर हुआ है नेजल रीजन में, फेस रीजन पे, वहां पे तो हम इसको कंटिन्यूसली इरिगेट करते रहेंगे, हॉस्पिटल ट्रैवल के टाइम पे भी, हॉस्पिटल में जाने के बाद भी। एंटीबायोटिक्स हम जनरली ब्लाइंडली नहीं देंगे, अगर वहां पे है कि इन्फेक्शन हो सकता है, आदमी को पहले से डायबिटीज है या उसको इन्फेक्शन के रिस्क है, तो ऐसे केसेस में हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं, या फिर एविडेंसेस जो हमारे पास के इन्फेक्शन है, WBC बढ़ा हुआ है, ऐसे केसेस में, या तो फिर हमको उसको देने की इतनी जरूरत नहीं है। और क्योंकि एसिड बर्न इंजुरी करती है, हमने पहले ही बोला, क्योंकि ये डेसिकेंट जैसा एक्ट करता है और कोगुलेटिव नेक्रोसिस करता है, तो वहां पे बर्न जैसे सिम्टम्स आते हैं। तो ऐसे में हम प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है, बर्न की सिचुएशन है, क्योंकि जो हमारा एक प्रोटेक्टिव लेयर है वो प्रोटेक्टिव लेयर डैमेज हो जाता है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, लोकल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर इन्वायरमेंटल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वहां से इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर जो बर्न के लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं वो स्टैंडर्ड बर्न थेरेपी यूज करते हैं।
हम टिटेनस टॉक्साइड का एक प्रोफाइलेक्टिक इंजेक्शन दे देंगे 0.5 ml का। तो हम वो एसिड इंजुरी है तो हम अल्काली से वहां पे उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश नहीं करेंगे। नेक्रोटिक टिश्यू को हम धीरे धीरे स्टेराइल कंडीशन में निकाल सकते हैं, हफ्ते भर बाद, इंस्टेंटली नहीं निकालने की कोशिश करेंगे। और टॉपिकल सिल्वर सल्फाडाइजिन जो बर्न के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, वो वायलेट ड्रग हम यूज करेंगे। अगर फेशियल रीजन पे बर्न है या फिर कहीं डर्मल रीजन पे बर्न है तो हम लोकल सिल्वर सल्फाडाइजिन का ऑइंटमेंट यूज कर सकते हैं। अगर इंटेंस पेन है पेशेंट को तो हम उसको एनाल्जेसिक्स देके उसका पेन जो है वो कंट्रोल में कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है ये अपने एसिड इंजुरी है इसको हम आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारा जो भी डिस्कशन था ये था हमारा एसिड का डिस्कशन। तो अब हम देखेंगे इसी एसिड रिलेटेड एक केस, इंटरेस्टिंग केस है, तो हम इस केस को आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमारा केस इस तरीके से है। 28-year-old female is brought to the emergency department within 1 hour after alleged suicidal ingestion of approximately 50 ml of toilet cleaner। तो टॉयलेट क्लीनर में क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। जैसे वाइडली हार्पिक या फिर ऐसे कुछ प्रिपरेशंस आते हैं टॉयलेट क्लीनर के, उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स रहता है। जब उनका एग्जामिनेशन किया गया तो सीवियर बर्निंग था माउथ में, चेस्ट में एक्सेसिव सैलिवेशन है, फिर डिस्पेजिया है और हेमेटोमेसिस है, वोमिटिंग में थोड़ा थोड़ा ब्लड भी आ रहा है, वॉइस के चेंजेस देखने को मिल गए, आदमी डिस्ट्रेस्ड है और मगर कॉन्शियस है। तो जो उनका बीपी है वो 96/60 mm ऑफ एचजी, हार्ट रेट थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है, रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ा हुआ है, SpO2 96% है। तो ओरल एग्जामिनेशन में अल्सर्स है और व्हाइट पैचेज भी देखने को मिल रहे हैं, जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस का कंफर्मेशन है कि इसको एसिड इंजुरी है। तो जो उसका पेट है वहां पे भी टेंडर एपिगेस्ट्रियम है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी देखने को मिल रहा है। तो ये एक टिपिकल केस है जहां पे हमको एसिड इंजुरी या एसिड बर्न देखने को मिल रही है, राइट। ये सीवियर केस है क्योंकि यहाँ पे सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट हो चुका है और लार्ज डोज में लिया है। 50 ml मतलब बहुत होता है, 10 से 20 ml से ऊपर अगर कोई भी एसिड हम ले रहे हैं तो वो खतरनाक साबित होता है, राइट। और इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, यहाँ पे रादर देन क्वेश्चन हम जस्ट इसका मैनेजमेंट अप्रोच देखेंगे, राइट। और यहाँ पे हम पहले तो एक्स्ट्रा डायग्नोसिस करने के लिए कि कॉम्प्लिकेशंस कितना, हमको क्या प्रोटोकॉल करना चाहिए, तो वहां पे हम इमेजिंग कर सकते हैं कि इसोफेजाइटिस हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर अंदर कोई डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसे में हम एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं। अगर 10 से 12 घंटे के अंदर में पेशेंट आ रहा है तो अंदर क्या क्या चीजें दिक्कतें हुई है उसके लिए हम एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं। तो एबीसी मैनेजमेंट करेंगे, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, जैसे हमने स्टेबिलाईजेशन और इवेल्युएशन में डिस्कस करा था उस तरीके से एबीसी करेंगे। एनपीओ रखेंगे, एक बार हम डाइल्यूशन करेंगे मिल्क और वाटर से, उसके बाद में हम क्या करेंगे, कुछ भी उसको खाने पीने की चीजें नहीं देंगे, नील पर ओरल मतलब कुछ भी नहीं देना है। उसके बाद आईवी फ्लूइड देंगे क्योंकि हाइपोटेंशन हो जाता है, आदमी कोलैप्स हो सकता है। यहाँ पे भी बीपी 96/60 है तो बीपी लो हो रहा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम आईवी फ्लूइड देंगे। क्योंकि ये ओरल इंजेक्शन है, एसिड्स जो है वो गैस्ट्रिक रीजन पे जाएंगी, तो वहां पे हम प्रोटोन पंप इनहिबिटर या फिर सुक्रालफेट का यूज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स हम दे सकते हैं, अगर इन्फेक्शन हो सकता है तो हम उसके लिए देखेंगे। ऐसा नहीं कि हमने ब्लाइंडली एंटीबायोटिक्स दे दिए, हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। और अगर हमको WBC बढ़ा हुआ दिख रहा है या फिर और कोई भी एविडेंसेस मिल रहे हैं इन्फेक्शन के, तो वहां पे हम एंटीबायोटिक्स दे देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड डाउटफुल है, अगेन ये डिपेंड करता है कि जो हमारा ट्रीटिंग फिजिशियन है उसका क्या अप्रोच। सर्जिकल कंसल्टेशन हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रैपिड इंजरी होके अगर परफोरेशन वाली सिचुएशन है, तो परफोरेशन वाली सिचुएशन है तो वहां पे हमको स्टोमक को रैपिडली ओपन या फिर लेपेरेटोमी करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको सर्जिकल रेफरेंसेस लेने पड़ेंगे। इमेसिस कंप्लीटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, इमेसिस नहीं कराना है भूल के भी। लवाज कंप्लीटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। न्यूट्रलाइजेशन तो डबल कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ऐसा नहीं है कि एसिड इंजुरी है तो हम उसको बेस डाल के उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, ऐसा हमको कभी भी नहीं करना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इस एसिड इंजुरी को हम मैनेज कर लेंगे। तो हम आज का क्लास ये कंप्लीट करने से पहले एक बार हम फिर से इस एसिड इंजुरी को देखेंगे। तो अपना जो हमने कॉस्टिक का डिस्कशन किया था, हमने पहला हम इनऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। इसके 3 फेज में आते हैं, एक्यूट इन्फ्लामेटरी फेज रहता है, फिर लेटेंट ग्रेनुलेशन फेज रहता है और क्रोनिक साइकेट्राइजेशन फेज रहता है। ये हमने कुछ एग्जांपल्स एसिड्स के डिस्कस करे थे। उसके बाद हमने मैकेनिज्म में कोआगुलेशन नेक्रोसिस, हमेशा ये याद रखना है, और इसमें स्टार फॉर्मेशन हो जाता है क्योंकि एक्जोथर्मिक रिएक्शंस करता है, और जो इंजुरी है वो सेल्फ लिमिटिंग होती है। क्लिनिकल फीचर्स में, राइट, जहां जहां जाता है ये डायरेक्ट इंजुरी करता रहता है, नेक्रोसिस करा देता है। डायग्नोसिस में हम इसको लिटमस टेस्ट करते हैं, और हम मैनेजमेंट में क्या करते हैं, एयरवे को इंटेक्ट रखते हैं, और जो है हमारे पास सपोर्टिव थेरेपी है, हम सपोर्टिव थेरेपी में ही उसको ज्यादा
ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारे पास इसका कोई डेफिनेटिव ऐसा मैनेज करने के लिए हमारे पास कोई भी एंटीडोट या ऐसी चीजें नहीं है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर हम अल्कली दे रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। इस तरीके से हम एसिड्स इंजुरी को हम मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि अगर आप टेक्स्ट बुक में जाके देखोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एसिड्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किए हुए दिखेंगे, जो बहुत ही डिफिकल्ट होगा आपको अंडरस्टैंड करने के लिए और बहुत सारा कंफ्यूजन भी होगा। तो जनरली एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पे एसिड इंजरी बोल के इन जनरल में ही क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ कुछ डिफरेंसेज है एसिड्स में, जैसे HCl की इंजरी हो गई या H2SO4 की इंजरी हो गई या नाइट्रिक एसिड की इंजरी हो गई। इन तीनों की इंजरी में अलग आपको डिफरेंसेस तो देखने को मिलते हैं, मगर जो भी माइनर डिफरेंसेस रहते हैं और जो मेजोरिटी ऑफ फाइंडिंग्स है या फिर मैनेजमेंट है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो हम इसके हिसाब से उसको मैनेज करेंगे। तो ये हो गया हमारा एसिड इंजुरी का कॉस्टिक्स में। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में ऐसे अल्काली का लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडेज क्लास।